गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे बच्चे? सब बढ़िया हैं? तो फिर आज हम अपनी क्लास शुरू करें हैप्पीली? ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है ना? ओके, तो आज फिर से हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? याद कीजिए, हमने अपनी पिछली वाली कक्षा कहाँ फिनिश की थी? शब्द और वाक्य पर, है ना? याद आया? हम लोगों ने शब्द के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि शब्द किसे कहते हैं। जी हाँ, जब हम दो या दो से अधिक अक्षरों को, वर्णों को मिलाते हैं और उससे कोई एक अर्थपूर्ण रचना होती है, तो उस रचना को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी आप लोगों को कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं, है ना? जैसे गाय, छाता, कमल। याद आया? हमने फिर एक चीज़ और आपको पढ़ाई थी कि शब्द भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह के शब्द प्रयोग करते हैं, है ना? तो हमने आपको बताया था कि शब्दों का वर्गीकरण दो आधार पर होता है। उसमें से एक आधार हमने आपको पढ़ा भी दिया था। इसमें से एक हमने आपको, याद कीजिए, पढ़ाया था बनावट के आधार पर, जिसमें कि हम लोगों ने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द पढ़े थे, है ना? इस तरह से हमने पढ़ा था ना, रूढ़ शब्द, फिर एक था यौगिक शब्द और एक हमने पढ़ा था योग रूढ़ शब्द। ठीक है? और हमने कहा था कि बनावट के आधार पर मतलब वह शब्द कैसे बने हैं उस आधार पर, है ना? क्योंकि शब्द अपने मन से तो नहीं बने हैं। जैसे जैसे हमें आवश्यकता लगती चली गई, हम लोग वैसे वैसे शब्द बनाते चले गए थे। याद आया हमने आपको इसमें क्या क्या बताए थे? याद कीजिए। एक पहला हमने आपको बताया था रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द क्या करते हैं? अपने लिए फिक्स होते हैं, एक निश्चित अर्थ देने के लिए। उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। मतलब जिनको आप कभी भी प्रयोग करेंगे भाषा में या वाक्य में, तो उनका अर्थ हमेशा वही निकलेगा जो उनके लिए फिक्स किया गया है। जैसे कि था सूर्य या पृथ्वी, है ना? सूर्य बोला तो हमेशा सूर्य वही होगा, वो जो आसमान में चमक रहा है, बिल्कुल जिसकी रोशनी बहुत तेज होती है, जो रात को हमें नहीं दिखाई देता है और जिसका प्रकाश बहुत गर्म होता है। या जैसे लड़का, लड़का शब्द हमेशा लड़के के लिए ही प्रयोग होता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कह देते हैं? रूढ़ शब्द। फिर हमने बताया था यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब होता है जब दो शब्दों को मिलाकर कोई एक शब्द बनता है जो कि उसका एक अलग अर्थ देता है, वो शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। जैसे दूध और वाला तो दूध वाला बन जाता है, विद्या धन आलय तो विद्यालय बन जाता है, फिर भोजन आलय तो भोजनालय बन जाता है, सूर्य धन उदय तो सूर्योदय बन जाता है। सूर्य और उदय का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो उसका शब्द भी नया बना और उसका अर्थ भी नया बन जाता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं बेटा, वे हमारे होते हैं कैसे? यौगिक वाले शब्द। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था किसके बारे में? योग रूढ़ शब्द के बारे में। योग रूढ़ शब्द के बारे में हमने पढ़ा था कि वे शब्द जो यौगिक और रूढ़ वाले शब्दों से मिलकर बनता है। कैसे? ऐसा शब्द जिसमें एक शब्द यौगिक होता है और एक रूढ़ होता है और फिर वो दोनों मिलकर योग रूढ़ हो जाते हैं। हाउ इज पॉसिबल मैम? यौगिक में तो ऑलरेडी दो शब्द मिलते हैं। हाँ, वो ऐसे कि दिखने में वो यौगिक होते हैं और उनकी प्रवृत्ति या प्रकृति कैसी होती है? रूढ़ की तरह। जैसे हमने आपको बताया था लंबोदर, लंबा धन उदर,
दिखने में यौगिक की तरह है। दो शब्द लंबा धन उदर इक्वल लंबोदर, लेकिन उसका अर्थ कैसा है? रूढ़ की तरह। लंबोदर शब्द हमेशा गणपति जी के साथ में प्रयोग होता है। यह एक आपने जैसे शब्द था पंकज, है ना? पंकज भी कैसा होता है कि दिखने में यौगिक होता है, लेकिन उसका अर्थ हमेशा कीचड़ के लिए प्रयोग होता है, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। अब आज हम लोग शब्दों के वर्गीकरण का सेकंड बेस पढ़ेंगे। सेकंड बेस मतलब उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। ओहो मैम, कितना प्रॉब्लम है, कैसे समझेंगे हम? एक तो शब्द और फिर उनके भी आपने बेस भी अलग अलग कर दिए। हाँ बेटा, अलग इसलिए करें क्योंकि हम फिर बोल रहे हैं जब से मनुष्य ने जन्म लिया है वह भाषा में शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो कोई भी शब्द वो जो इस्तेमाल कर रहा है आज के समय में, वो कोई आज तुरंत नहीं बने हैं। ये शब्द कहाँ से आए हैं उसके बेस पर, उसके आधार पर ही वो भाषा में या वाक्यों में मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो उसके दो रीजन थे कि आप यदि अपनी भाषा में कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो या तो आप इस वाले बेस को फॉलो करो या तो आप इस वाले बेस को फॉलो करो, है ना? इसके अलावा आप अपने मन से कोई नया रीजन लेकर कोई नया शब्द कहीं पर भी प्रयोग नहीं कर सकते। बनावट के आधार पर, बनावट यानी वो कैसे बने हैं उसे कहते हैं बनावट के आधार पर। ठीक है, वो शब्द हमेशा से जिस तरह से बने हैं और जिस तरह से प्रयोग किए जाते हैं उसके बेस पर शब्द तीन थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सूर्य हमेशा से सूर्य के लिए बना और प्रयोग किया गया। दूध वाला दूध बेचने वाले के लिए बना अपने नाम या जरूरत के आधार पर। फिर था जैसे आपका था पीताम्बर या नीलकंठ, यह शब्द जो है वो बनावट के आधार पर, मतलब किसी के लिए स्पेशल बना है, बनाया गया है ना? लेकिन अब हम जो शब्द पढ़ेंगे वो उत्पत्ति के आधार पर है। कैसे? उत्पत्ति मतलब जो पैदा हुआ है, जो अपने आप जन्म लेते हैं, जिनका जन्म होता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। बहुत सरल, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। ठीक है? तत्सम, मैम कितना कठिन शब्द है। तत्सम जैसा है वैसा, तत् यानी जैसा या उसका, और सम मतलब वैसा। तद्भव, तत् मतलब जैसा है, भव मतलब परिवर्तित। अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। आप लोग के पास देखिए बुक है, पेज नंबर 140, सभी लोग खोलेंगे। पेज नंबर 140 और 141 आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में, मैम ये संस्कृत भाषा क्या है? मैंने आपको बहुत पहले जब हमने भाषा पढ़ना शुरू किया था बेटा, हमने आपको समझाया था कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो हमारी सबसे प्राचीन भाषा जो थी संस्कृत, उसको थोड़ा सा सरल करके परिवर्तित करके बनाई गई है। तो हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के भी कई शब्द पढ़ने को मिलते हैं। अगर आपको वो संस्कृत भाषा पढ़ने को मिलती अभी, या अगर हमारे आसपास बोली जाती या हमारे द्वारा प्रयोग की जाती, तो शायद आपको ये शब्द बिल्कुल भी कठिन नहीं लगते, क्योंकि हम अपने आसपास बचपन से, जन्म से जो भाषा सुनते हैं
वो हम बोलना सीख जाते हैं और उसकी शुद्धता अपने आप आ जाती है बेटा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत से हिंदी में जो एज इट इज आज भी यूज होते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है वो शब्द अगर वैसा का वैसा ही हिंदी में भी प्रयोग किया जाए, है ना। जैसे कि आपका एक शब्द है नृत्य, ये संस्कृत और ये हिंदी, ठीक है। संस्कृत में नृत्य होता है और हिंदी में भी नाचने के लिए नृत्य ही होता है। एक जैसा शब्द है आपका सूर्य। सूर्य संस्कृत में भी सूर्य ही कहता है और हिंदी में भी उसे हम सूर्य ही कहते हैं। एक जैसा आपका शब्द होता है अग्नि या ग्राम। ग्राम पंचायत सुनिए, ग्राम मतलब विलेज, इसको हम लोग हिंदी में भी ग्राम ही प्रयोग करते हैं, है ना। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जैसे अंधकार, यह हिंदी में भी अंधकार ही प्रयोग होता है। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में एक जैसे ही प्रयोग होते हैं, उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब जो अपने आप जन्म लिया है जिन शब्दों ने और उनका रूप परिवर्तित नहीं हुआ है, वे तत्सम है ना। सूर्य को देखकर सूर्य शब्द आया था हमारे मन में। जब हमने नाचने की प्रक्रिया को देखा तो उसको देखकर हमारे मन में कौन सा शब्द आया था? नृत्य वाला आया था। और वो शब्द आज भी हमारी हिंदी भाषा में वैसा ही प्रयोग हो रहा है ना। तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम, जैसा है वैसा ही। फिर दूसरा है तद्भव। तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? देखिए, संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। ओहो, ये क्या बात हुई? संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को, सॉरी, देखिए फिर से यहाँ पर हम आपको वही चार्ट बना देते हैं। आसानी से समझ में आ जाएगा हमें। देखिए, संस्कृत के शब्दों के बदले हुए रूप, बदले हुए मतलब परिवर्तित या चेंज। शब्द जो है उसका मीनिंग वही है, बट उसका जो लिखने का तरीका है वह चेंज हो जाता है जब इस भाषा से इस भाषा में आता है। हाउ इज पॉसिबल? ओके, सी, देखते हैं। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, आपको पता है संस्कृत में, ये हिंदी में आप जैसे आम कहते हैं ना, इसे ही इंग्लिश में, सॉरी, संस्कृत में क्या कहते हैं? आम्र। क्या कहते हैं? आम्र कहते हैं। एक और ऐसा ही शब्द, नींद आती है सभी को? हाँ, बहुत आती है मैम, अभी तो 8 बजे उठ रहे हैं, है ना। इसे हम लोग कहते हैं निंद्रा। क्या कहते हैं संस्कृत में? संस्कृत में पहले उसे निंद्रा शब्द कहा जाता था, लेकिन बोलने में बहुत कठिन लगता था लोगों को। उन्हें ये भाषा थोड़ी सी सरल करना थी, हिंदी भाषा बनानी थी। तो जब शब्दों को सरल कर दिया गया, उनका रूप बदल दिया गया, तो हिंदी भाषा में वो किस रूप में प्रयोग होने लग गया? नींद। निंद्रा से नींद हो गया। उसी प्रकार देखिए, आपका जो अग्नि था, अग्नि यानी कि फायर, अग्नि बड़ा कठिन लगता है, लेकिन अगर मैं इसे सरल कर दूं और क्या कहूं? आग,
तो ये तो बहुत आसान हो गया मैम, क्यों इतना कठिन शब्द इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, शब्द कठिन नहीं है, क्योंकि हमारी जो पहली संस्कृत भाषा थी बेटा, वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, सरस थी। उसमें हर व्यक्ति स्थान के लिए, हर लिंग वचन के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग होते थे। एक व्यक्ति के लिए अलग शब्द होता था, दो के लिए अलग होता था, तीन के लिए अलग होता था। यानी काम वही है, लेकिन उनके लिए शब्द अलग प्रयोग किए जाते थे ताकि सुनने वाले को स्पष्ट पता चल सके। लेकिन चूंकि हम मनुष्य की आदत होती है, उसको हर चीज सरल रूप में चाहिए होती है, तो उसने लिंग 3 थे तो उसके 2 कर लिए, वचन 3 थे तो उसके 2 वचन कर लिए, शब्द सिर्फ पहले तत्सम शब्द चलते थे, उसने उनको सरल करके तद्भव शब्द कर लिए, है ना। तो कहीं कहीं पर हमारी थोड़ी सी फायदा हो गया और कहीं कहीं पर हमारी परेशानियां बढ़ गई। जैसे पहले की सब एक ही जैसे शब्द प्रयोग होते थे, है ना, संस्कृत में सब शब्द एक ही जैसे प्रयोग होते थे, ना कोई तत्सम था ना कोई तद्भव था, क्योंकि तब हम सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर चलते थे। फिर हमने क्या करा, अपने इजीनेस के लिए बनावट के आधार पर शब्द बनाने लग गए, तो शब्द बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। अब हम उसके 2 आधार पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखो तद्भव शब्द में जैसे आपका एक शब्द और आता है ग्राम। अभी देखिए हमने इधर ग्राम लिखा था, है ना। ग्राम को बोलने में बड़ी कठिनाई होती थी, तो हमने ग्राम को क्या कर दिया मालूम, गांव। हम ग्राम की जगह पर क्या शब्द इस्तेमाल करने लग गए थे, गांव। फिर उसमें भी हमें बड़ी कठिनाई होने लग गई, गांव में चंद्र बिंदु लगाओ, उसका फिर उच्चारण कैसे करते हैं, ये सब चीजें। मतलब मनुष्य चाहता है कि उसको सबसे सरल चीज मिले, लेकिन भाषा में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम पुनः दोहरा रहे हैं, मनुष्य अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने पूरे जीवन काल में अनेक भाव उसके मन में उठते हैं, तो वो अनेक प्रकार के शब्द प्रयोग करता है। अब अनेकों प्रकार के शब्द आप प्रयोग करेंगे तो उन शब्दों में कुछ अंतर भी तो होगा। तो उसी चीज को, उसी अंतर को दिखाने के लिए और शुद्ध रूप देने के लिए हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। या तो आप अपने सारे शब्दों को इन 3 में बांट दो, या तो आप अपने शब्दों को इन 2 शब्दों में बांट दो, ठीक है। अब हम आपको कुछ तद्भव और तत्सम शब्द नीचे दे रहे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और हम याद करेंगे। क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। चलिए, तो हम यहाँ पर अपने कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची बना रहे हैं। सभी लोगों को इधर दिखाई दे रहा है बेटा। यहाँ पर हम कुछ तत्सम और कुछ तद्भव शब्द लिख रहे हैं। तत्सम, तद्भव। आपकी पुस्तक सभी बच्चे अपने हाथ में ले लीजिए। इसमें देखिए बेटा, एक शब्द जो है, पहले हम आपको इसके सरल वाला रूप बताते हैं, तद्भव, क्योंकि आप लोग अभी अधिकतर अपने इन शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन पहले इन शब्दों को क्या कहते थे वो हम आपको तत्सम शब्द के अंतर्गत बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पहला है जैसे आपका घड़ा। बहुत सरल लगता है, लेकिन पता है जब ये अपने तत्सम रूप में यानी संस्कृत में था तब और सरल था। इसको हम सिर्फ घट कहते थे, घट यानी घड़ा। फिर एक है जैसे घोड़ा, इसको हम लोग घोटक कहते थे। क्या कहते थे, घोटक। फिर कबूतर 4 अक्षर का है, लेकिन जब इसे हम तत्सम रूप में प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कपोत। क्या हो जाता है, कपोत हो जाता है। फिर है आपका, देखिए बेटा, उल्लू। बहुत इजी लगता है, लेकिन ये तत्सम में और ज्यादा
कहते थे इसे? घी। इतना छोटा सा शब्द है ना? एक अक्षर, एक मात्रा और शब्द बन गया। लेकिन जब इसे हम संस्कृत में तत्सम शब्द या हिंदी में तत्सम शब्द के रूप में प्रयोग करते थे तो हम इसे क्या कहते हैं? घृत। ये देखिए ऋषि की मात्रा है घृत। फिर जैसे कान, कान को कहते हैं कर्ण। नाक, इसे कहते हैं नासिका। क्या कहते हैं? नासिका। फिर आधा, आधा शब्द आप प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में? मम्मी मुझे आधी रोटी दो, या मेरा ग्लास आधा भरा है, उसे हम लोग कहते हैं अर्ध, है ना? अर्ध बोलने में बड़ा कठिन था, उसका हम लोगों ने क्या करा? रूप परिवर्तित करके उसको आधा शब्द बना लिया। फिर था जैसे आंख। आंख शब्द है ना? आपके पास आंख है, देखो एक है कि दो है? इसको पहले कहते हैं अक्षी। फिर अक्षी को हमने थोड़ा सरल करके क्या कर लिया? आंख बना लिया बेटा। तो इस प्रकार देखिए आपकी पुस्तक में शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम उच्चारित कर रहे हैं। सभी बच्चे हमारे साथ इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। ओठ का ओष्ठ हो गया। फिर जिस प्रकार था किवाड़, हम लोग किवाड़ शब्द प्रयोग करते हैं, इसे पहले कहते थे कपाट। फिर आपका एक शब्द है जैसे यहाँ पर गांव, हम लोग गांव शब्द प्रयोग करते हैं, इसे पहले कहते थे ग्राम। तद्भव में जैसे आग को अग्नि कहते, दही को दधी कहते, ठीक है? दांत, इसको हम लोग पहले सिर्फ दंत कह देते थे, काफी होता था। लेकिन चूंकि शब्दों में परिवर्तन आया तो कुछ शब्द परिवर्तित होकर और सरल हो गए, कुछ शब्द परिवर्तित होकर थोड़े से कठिन हो गए। जैसे पीला, आप पीला शब्द प्रयोग करते हैं, इसे तत्सम में पता है क्या कहते हैं? तत्सम मतलब संस्कृत भाषा में कहते हैं पीत, पीतांबर वर्ण। याद आया? पीतांबर वर्ण मतलब पीले अंबर जैसा वर्ण। फिर पहर, एक पहर, दो पहर, इसे हम कहते थे प्रहर। हाथ, हस्त कहा जाता था। रात, रात हो गई, पहले कहते थे रात्रि हो गई। फिर है भवरा, वो जो गुनगुन गुनगुन करता है, भवरा शब्द, उसे क्या कहते थे पता है? भ्रमर कहते आज भी है, क्योंकि संस्कृत भाषा तो आज भी वहीं पर है ना? संस्कृत भाषा में कोई चेंज थोड़ी ना आया है, कहते उसे आज भी हम भ्रमर ही हैं। लेकिन हिंदी भाषा में चूंकि हम दिन रात अधिकतर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम लोगों ने भ्रमर को क्या बोलना शुरू कर दिया? भवरा बोलना शुरू कर दिया। फिर धुआं, आग लगती तो धुआं होता है ना, उसे हम लोग धूम्र कहते थे, है ना? क्या कहते हैं तत्सम में? धूम्र। दूध, कितना सरल शब्द है, लेकिन तत्सम में इसे पता है क्या कहते हैं? दुग्ध। क्या कहते हैं? दुग्ध। देखिए नींद का निंद्रा हमने आपको अभी बता दिया। पूत, पूत यानी पुत्र। फिर सूरज, बहुत सरल शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, सूरज जल्दी आना जी। जबकि सूरज का वास्तविक पहला वाला शब्द क्या था? सूर्य, है ना? सूर्य को बोलने में थोड़ा सा कठिनाई सी होने लगी थी, तो हमसे जितना बन पड़ा हमने अधिकतर शब्दों को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया और तत्सम से उन्हें तद्भव बना दिया, ठीक है? फिर सांप, सांप उसे क्या कहते हैं तत्सम में? सर्प। मोर, छोटा सा शब्द, लेकिन इसका तत्सम शब्द भी उतना ही प्यारा होता है, जिसे हम मयूर कहते हैं। क्या उच्चारित करते हैं? मयूर। रात, रात्रि, ठीक है? तो ऐसे बहुत से शब्द हैं बेटा जो तत्सम और तद्भव के रूप में हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अगर कोई शब्द संस्कृत और हिंदी में यानी दो भाषाओं में एक जैसा ही प्रयोग होता है तो उस शब्द को हम लोग तत्सम कह देते हैं। और जब
तत्सम शब्दों को थोड़ा सा परिवर्तित करके सरल करके हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वह शब्द तद्भव शब्द कहला जाता है। ठीक है, चूंकि हम पहले ही बोल रहे हैं ये शब्द उत्पत्ति के आधार पर हमने इनकी 2 कैटेगरी करी है। ये शब्द भी उत्पन्न हुए हैं, मतलब कि आवश्यकता के अनुसार बने हुए थे, फिर इनको हमने उसमें थोड़ा सा परिवर्तित कर लिया है, यानी कि इनकी भी आवश्यकता तो हमें होती ही है। चलिए अब आपको देखिए वाक्य। अभी तक हमने शब्द के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए बेटा अब हम अपना आगे बढ़ते हैं। इसे हम मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? वाक्य पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा कि वर्ण और वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द, और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। ठीक है, वाक्य की परिभाषा कोई बता सकते हैं हमें? कोई भी छात्र? चलिए हम यहां लिख रहे हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वाक्य कहते हैं जिसका अर्थ स्पष्ट हो, जिसका अर्थ स्पष्ट हो, यानी कि उसके साथ एक कंडीशन भी है। आपकी पुस्तक में देखिए एक पिक्चर दिया गया है। देखिए लड़का जो है वो क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। उसका नाम करण है। एक लड़की है, उसके हाथ में कुछ फ्लावर है, उसने उनको देखो नाक के पास लगा के रखा है ना। ये एक लड़का है जिसके हाथ में आइसक्रीम है बड़ी प्यारी सी, सबका मन ललचा रहा है ना। हाँ, वो क्या कर रहा है? आइसक्रीम को खा रहा है। चित्र को देखकर हमारे मन में जो वाक्य या विचार आता है, करण पढ़ रहा है, प्रीति फूल सूंघ रही है, प्रेम आइसक्रीम खा रहा है ना। अब मैं इनके नाम भी बदल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो पुस्तक में छपा है, इसलिए ऊपर लिखे वाक्यों के अर्थ और भाव स्पष्ट हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि किसी विचार या भाव को पूरी तरह स्पष्ट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि अगर आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, किसी चीज को देखकर, किसी स्थिति को, किसी वस्तु व्यक्ति को देखकर, या नॉर्मली भी अगर आपके मन में कोई विचार पैदा हुआ है, आप अगर उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उसे बोलने के लिए बहुत सीधी सी बात है, आप वाक्य का इस्तेमाल करेंगे। एक शब्द में तो आप उसे बोल नहीं पाएंगे ना। मम्मी खाना, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। भूख लगी, मम्मी मुझे भूख लगी, या मम्मी मुझे खाना दो, ये पूरा वाक्य आप बोलेंगे ना। तो इस वाक्य में आपने क्या किया? छोटे छोटे डिफरेंट कई शब्दों को आपने इकट्ठा किया। एक सरल सी बात देखिए, उदाहरण लिख रही हूं।
वाक्य की डेफिनेशन, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को, दो या दो से अधिक, 1 2 3 4 शब्द है बेटा, है ना, 4 शब्दों के समूह, अधिक शब्द, समूह मतलब उनको एक जगह रखना या एक जगह पर लिखना या एक साथ बोलना। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं मुझे या राम, तो वो एक शब्द है, एक शब्द से सिर्फ शब्द ही कहलाएगा, वो वाक्य नहीं कहलाएगा, वो अक्षरों का समूह, समूह मतलब ग्रुप। आप सबको पता है ग्रुप में हमेशा 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं ना, तो यहाँ पर लोगों का ग्रुप नहीं है, यहाँ क्या है, शब्दों का ग्रुप है, शब्दों का समूह। और समूह में हमेशा 2 या 2 से अधिक चीजें होती हैं। अगर लोगों का समूह है तो 2 से अधिक लोग होंगे, अगर शब्दों का ग्रुप है तो 2 से अधिक शब्द होंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को 4 शब्द हो गए तो इसको हम वाक्य कहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है अप्लाई, जिसका अर्थ स्पष्ट हो। 4 शब्द एक जगह हैं लेकिन उनका एक साथ होने पर कोई मीनिंग निकलना चाहिए, उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट मतलब क्लियर, आप जो बोलना चाह रहे हो या आप जो सुन रहे हो उस वाक्य या उन सारे शब्दों को इकट्ठा करने पर उसका कोई एक मीनिंग या फीलिंग होनी चाहिए ना। मैं अगर लिख दूं, लगी है भूख मुझे, और ये लीजिए मैंने यहां पर लगा दिया फोन मेरा। अब 1 2 3 4 शब्द मैंने लिखे हैं ना, शब्दों का मैंने ग्रुप तो बना दिया ना यहाँ पर, तो फिर आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ में आई? लगी है भूख मुझे, मम्मी लगी है भूख मुझे, क्यों नहीं मम्मी को आपकी बात समझ में आई? आपने तो शब्दों का समूह बनाकर बोला ना, बहुत सारे शब्द बोले ना एक साथ। आपके मन की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जितने शब्द नीड थे, जरूरी थे, वो सारे शब्द आपने मुंह से बाहर निकाले। फिर क्यों नहीं मम्मी को समझ में आया कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आप ये कहना चाह रहे हो या आपको इस चीज की जरूरत है? क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि इन शब्दों का ग्रुप बनाने के बाद भी इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसमें से वो फीलिंग नहीं आ रही है जो फीलिंग आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। जो बात आप बताना चाह रहे हैं वो बात सही से नहीं बन रही है ना। लगी है, लगी होगी तो कुछ भी लगी होगी, हमें क्या पता। भूख, हाँ तो भूख होती है ना, भूख भी लगती है। आपने लास्ट में बोला मुझे, तब तक मम्मी क्या समझिए, पड़ोसी को लगी है भूख, है ना, भाई को लगी है भूख। आपने सबसे लास्ट में बोला मुझे, तब तक तो मम्मी कुछ और ही समझ चुकी हैं। इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या बोलना था? मुझे। सबसे पहले हम क्या बताएंगे? मुझे। मतलब मम्मी सबसे पहले मुझ पे ध्यान देंगी। आप जैसे ही वर्ड बोलते ना, मम्मी मुझे, मम्मी तुरंत बोलती क्या हो गया बेटा, कुछ लग गई क्या, कुछ बोलना है? आप सिर्फ ये जहां वाक्य कर्ता या उद्देश्य या अपने आप से शुरू करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति उसके आगे की बात सुनने के लिए तत्पर हो जाता है, समझ भी जाता है। लेकिन अगर आपने अपना वाक्य गलत शब्द से ही शुरू करा है तो उसका मीनिंग नहीं निकलता, वो वाक्य ही नहीं बन पाता है, वो तो सिर्फ शब्दों का समूह बन के रह जाता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह जिसका अर्थ स्पष्ट होता है उसे ही हम वाक्य कहते हैं। हर कहीं पर जहां 4-6 शब्द इकट्ठे कर दिए जाएं, उन ग्रुप को या शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कहते हैं। एक और जैसे सिंपल, अभी हमने अपने चित्र में पढ़ा ना, प्रीति फूल सूंघ रही है ना, प्रीति फूल सूंघ रही है, यही है ना आपका वाक्य। देखिए, हाँ, अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं, कैसे लिख दूं? सूंघ
फूल रही है प्रीति। अब सुम फूल रही है प्रीति। 1 2 3 4 5 शब्द मैंने इकट्ठा करके रख दिए। मैम इतने सारे शब्द मैंने आपको बोले, फिर भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई कि प्रीति फूल सूंघ रही है। नहीं समझ में आई, क्योंकि आपने क्या बोला था मुझे पहले, सूंघ फूल रही है प्रीति। ओहो, ये क्या बात हुई भाई। सूंघ फूल, सूंघना क्रिया है, क्रिया का काम है ना, तो उसके साथ में क्रिया वाला वर्ड लगाइए ना भैया। उसके जस्ट बाद में उसकी जो क्रियावाचक शब्द है या क्रिया बताने वाला शब्द है वो लगाइए। ये तो क्या है, मेन वस्तु है। क्रिया के पीछे वस्तु आती है या वस्तु के पीछे क्रिया आती है? सबसे पहले जो काम कर रहा है उसका होना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले क्या लगाना चाहिए, प्रीति। उसके बाद में वो जो काम कर रही है वो है जैसे फूल सूंघने का, फिर हम क्रिया लगाते हैं रही है। प्रीति फूल सूंघ रही है। वाक्य को बताने के लिए ये जरूरी है कि हम उसको व्यवस्थित रूप से लिखें, या तो हम इसको एक और तरीके से अपने याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए, सार्थक वर्णों से बहुत छोटा सा वाक्य हम बना रहे बेटा, है ना। इसके पहले हमने शब्द बनाया था। सार्थक शब्द हमेशा के लिए याद कर लीजिए। सार्थक शब्दों से बनते शब्द। और सेकेंड पॉइंट भी हमारा वही है, बहुत सरल। आप नींद में भी अगर इसे चलते फिरते बोलेंगे, अगर आप सोने से पहले भी अगर दोहरा लेंगे, घर में घूमते फिरते भी अगर आप इस आधे वाक्य को दोहराएंगे, तो आपको इनकी परिभाषाएं बहुत आसानी से लर्न हो जाएगी बेटा। फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। सार्थक वर्णों से बनते शब्द, वर्णों से बनते शब्द सही, लेकिन सार्थक वर्णों से बनते शब्द बिल्कुल सही। सार्थक शब्दों से बनते वाक्य, शब्दों से बनते वाक्य बन सकता है, लेकिन वो सही कब बनेगा, सार्थक शब्दों से बनते। यानी कि शब्द बनने के लिए जरूरी है कि आप जो वर्ण प्रयोग करते हैं वो सार्थक यानी कि सही होना चाहिए। उसी प्रकार से आपके वाक्य तो शब्दों से मिलकर बन जाएंगे। मैंने अभी बताया ना, ये 1 2 3 4 5 शब्द रख लिए, वाक्य बन जाएगा। लेकिन सार्थक शब्दों से बनते वाक्य, वो वाक्य कब कहलाएगा, जब वो सारे शब्द कैसे हो, सार्थक हो, जिनका कोई अर्थ हो और उनको आपस में जोड़ने पर, मिलाने पर उसका भी कोई एक अर्थ निकलना चाहिए। तो सभी बच्चे एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, सार्थक वर्णों से बनते शब्द, सार्थक शब्दों से बनते वाक्य। ठीक है, और सभी बच्चे घर पे इसको अच्छे से दोहराएंगे। फिर हम अपनी अगली कक्षा, जब हम पुनः शब्द और वाक्य वाली कक्षा लगाएंगे ना बेटा, तब हम क्या पढ़ेंगे पता है, वाक्य के अंग। ये वाक्य के अंग कैसे होते हैं जब हम वाक्य के अंग पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आखिर वाक्य को भी अंगों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। आपकी भी एक पूरी फुल बॉडी होती है बेटा, तो उसमें भी तो अलग अलग अंग होते हैं ना। तो भाषा के भी हमने अंग पढ़े थे, फिर व्याकरण के अंग पढ़े थे, व्याकरण के भी हमने 4 अंग पढ़े थे। और ये जो है, ये क्या है, व्याकरण का तीसरा अंग है। याद आया, पहला अंग था वर्ण, दूसरा था शब्द, तीसरा था वाक्य और चौथा है अर्थ। व्याकरण के 4 अंग थे, तो तीसरा और दूसरा अंग हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हम शब्द के हमने पढ़े थे भेद,
कि 2 प्रकार के होते हैं। फिर अब हम वाक्य के अंग पढ़ेंगे। हर शब्द या हर टॉपिक जो होता है वो अपने आप में एक पूरा फुल बॉडी होता है। फिर उसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको उसके अलग अलग पार्ट्स को पढ़ना पड़ता है और तभी उस चीज़ को समझा जा सकता है। ठीक है, तो हम इसकी अगली वाली कक्षा में वाक्य के अंग पढ़ेंगे और इससे जुड़ी हुई अभ्यास प्रश्नों को अपनी पुस्तक में पूर्ण करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अगली कक्षा में अपनी पुस्तक और पेंसिल लेकर बैठेंगे और हम पुनः दोहरा रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे बार बार भूल जाते हैं, फिर हमें बार बार पूछते हैं मैम पेंसिल वाली बुक का वर्क हमें कहाँ करना है। मैं पुनः दोहरा रही हूँ बेटा, हमें अपना पेंसिल व्याकरण बुक जो है उसका सारा अभ्यास प्रश्न का कार्य सिर्फ पुस्तक में ही करते जाना है। क्योंकि हमारी पुस्तक बहुत अच्छी है, देखिए बेटा, उसमें हमें बाकायदा ब्लैंक दिए हुए हैं जहाँ पर हम इन प्रश्नों के उत्तर आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो अगली बार सभी बच्चे ध्यान से अपनी पेंसिल और पुस्तक लेकर बैठेंगे और तब तक आप लोग क्या करेंगे, एक तो अपने तत्सम और तद्भव वाले शब्द लर्न करेंगे। मैं पिछली कक्षा में पुनः पूछूंगी और सभी बच्चे 10-10 तत्सम से तद्भव शब्द लिखकर और याद करके मुझे भेजेंगे कि मैम देखिए हमें ये 10 तत्सम तद्भव शब्द लर्न हो गए हैं। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं, चाहे तो आप अपनी कॉपी में ये होमवर्क रफ में करिए और फिर मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, इन 2 अर्धवाक्यों को दोहराते रहिए, चलते फिरते जैसे भी आपको जब भी समय मिले इन वाक्यों को पढ़ते रहिए, मन में गुनगुनाते रहिए। सार्थक वर्णों से बनते शब्द, सार्थक शब्दों से बनते वाक्य। तो बहुत जल्दी आपको ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी और फिर हमें इससे जुड़े हुए अगले टॉपिक को पढ़ने में आसानी रहेगी। तो अपनी अगली कक्षा तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो।